हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे लेटेस्ट केस। जो ऐसे केस लो हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम से अदरवाइज़ भी आपके नॉलेज में रहने ज़रूरी हैं, जिसके बारे में आपसे लोग पूछ सकते हैं, जिसे लोग जानना चाहते हैं, वो केसेस हम देख रहे हैं। लेटेस्ट केस लो हैं। पहला एक पोर्शन तो ये है कि सबसे पहला जो पोर्शन जो है बन के आया वो ये कि जो हमने 103वां संविधान संशोधन कल देखा था 103 अमेंडमेंट, जिसे हम देख रहे थे ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस का जो पोर्शन है, कई बार इसे कहा गया कि इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और जो है ये 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन बैठ जाएगा, क्योंकि जो है 50% का क्राइटेरिया है। जो मंडल केस है, इंदिरा सानी केस का वोलेशन हो जाएगा और जो है ये 10% जो रिजर्वेशन दिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत प्रोविजन पहले से नहीं था, जो इकोनॉमिकल पोर्शन नहीं रखा हुआ था, सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है। इसे हम चैलेंज करेंगे, न्यायालय में चैलेंज कर दिया गया है, ये संवैधानिक नहीं होगा, इसे जो है वो एक तरह से जो है ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है ये आप देखेंगे कि इसे जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इसे संवैधानिक मान लिया गया। इसका मतलब साफ है कि 103 अमेंडमेंट वैलिड है, संवैधानिक है और अपने आप में जो है आपने कहा कि जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, जो खास तौर पर जनरल क्लास के लोग हैं और जिन्हें जो है ये जो रिजर्वेशन दिया गया है, उन्हें वो रिजर्वेशन आपने संवैधानिक कर दिया गया। अर्थात जो है जो सामान्य कैटेगरी के लोगों को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है और जो आर्टिकल नंबर 15 क्लोज 6 और आर्टिकल नंबर 16 क्लोज 6 को इंक्लूड किया गया है जो 103 अमेंडमेंट के माध्यम से 2019 में, उससे जो है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 के माध्यम से संवैधानिक कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। दूसरा जो महत्वपूर्ण केस है जिस पर लगातार विवाद रहा, जिस प्रकार से सब कैटेगरी बनाई गई थी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जो है बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड, जिस प्रकार से ओबीसी क्लास के अंतर्गत जो है आपने क्रीमी लेयर का प्रोविजन लागू किया, जिस प्रकार से ओबीसी क्लास के अंतर्गत जो है जो पिछड़ा वर्ग है उसमें अति जो है पिछड़ा वर्ग जो है तैयार किया। जैसे जो है पहले जो पोर्शन हमने देखा था बालाजी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस देखा था, जिसके अंतर्गत हम इस बात को देख रहे थे कि जो है पिछड़ा और अति पिछड़ा का वर्गीकरण अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बालाजी के केस में कहा गया। लेकिन उसे वैलिडिटी दे दी थी किसने, जो है जिसे आप इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसे आप मंडल केस के नाम से जानते हैं। उसमें कहा गया कि नहीं, ओबीसी के अंतर्गत भी एक सब क्लास बनाई जा सकती है, अर्थात जो है वो पिछड़ा और अति पिछड़ा, इसका मतलब बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड का जो क्लासिफिकेशन है वो वैलिड है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और जाति के आधार पर रिजर्वेशन हो सकता है, यहां तक उसमें कहा गया था। अब ऐसा ही क्वेश्चन अराइज हुआ, लगातार आपने देखा कि विरोध किया जा रहा था कि एससी और एसटी कैटेगरी के अंतर्गत एक सब क्लास तैयार की जा रही है, एक सब क्लास बनाई जा रही है। इसका मतलब साफ है कि एससी कैटेगरी के अंतर्गत भी एक जो है वो जो एससी कैटेगरी है उसमें भी एक एससी कैटेगरी को तैयार किया जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जो और अधिक बिल्कुल जो है ये मान लीजिए कि वो एससी में भी जो है बहुत कमजोर वर्ग के हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एससी क्लास का जो रिजर्वेशन है कुछ ही कम्युनिटी को, कुछ जो है वो कास्ट को जो है वो मिल रहा है। तो इसके लिए जो आपने साफ कर दिया कि एससी में भी जो है वो ऐसा होना चाहिए जैसे क्रीमी लेयर का पोर्शन है, क्रीमी लेयर का पोर्शन है, उसी प्रकार से यहां पर होना चाहिए कि जो है उसमें भी एक क्लास को तैयार किया जाए। तो वो कौन सा केस है जिसपे जो है लगातार ये विवाद रहा? तो ये केस जो है वर्ष 2024 का 2024 में एक केस आया जो है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह। स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह सुप्रीम कोर्ट का जो है वो जजमेंट है और 7 जजेस की जो है पीठ ने इसे जो है संवैधानिक किया और ये कहा कि देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत जो है सब क्लासेस जो है वो बनाई जा सकती है, सब क्लासेस को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है कहा। और आपने इस बात को कहा कि ये जो है कोई जो है वो एक तरह से वोलेशन नहीं है, ये जो है ऐसा किया जा सकता है एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी दोनों में ही, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों ही वर्गों में जो है सब क्लासेस को जो है वो बनाया जा सकता है। ये बात जो है आपने स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह के केस में देखी। तीसरा एक केस जो हम देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि लगातार पहले हमने देखा था कि कुछ केसेस देखे जिसमें हमने देखा था कि जो है नरेश अग्रवाल वर्सेस जो है वो यूनियन ऑफ इंडिया केस था, जिसमें जो है अजीज बासा केस था, जिसमें कहा गया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में जो है कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, संवैधानिक जो है वो रूम में कहा गया था कि देखिए अपने आप में ये एक जो है वो माइनॉरिटी का जो अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है, ये बात आपने साफ की थी। लेकिन वर्तमान समय में जो है वर्ष 2024 में आपने देखा कि जो है एक नया केस आया
और जिसे जो है आपने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है वर्सेस जो है नरेश अग्रवाल के केस आया, जिसमें इस बात को जो है स्वीकार कर लिया गया कि हाँ जो है जो AMU है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है वो एक जो है अल्पसंख्यक संस्थान है, वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये बात आपने साफ कर दी। तो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, ये किस केस में अपहेल्ड किया गया, तो आप जो है वो निशान लगाएंगे जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस जो है नरेश अग्रवाल। पहले इसी का जो केस 2005 का था वो जो है उसमें कहा गया था कि देखिए नरेश अग्रवाल वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें कहा गया था कि नहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अपने आप में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, लेकिन उसी को अब जो है चेंज कर दिया गया और अब जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्सेस जो है वो नरेश अग्रवाल के केस में वर्ष 2024 के अंतर्गत इस बात को जो है तय कर दिया गया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU जिसे आप कहते हैं वो अपने आप में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन के रूप में जो है कार्य कर सकता है। 4th नंबर का जो हम केस आज देख रहे हैं उस केस का नाम है सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बहुत कंट्रोवर्शियल जो है वो रूप में ये रहा था। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके संदर्भ में बहुत सारे विरोध किए गए और ये कहा गया कि ट्रिपल तलाक को कई बार जो है वैलिड किया जाए, इसे वैध किया जाए, ये परंपरा के रूप में है, ये जो है वो मुस्लिम्स के अंतर्गत शरीयत का पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें जो है निकल के आई। लेकिन ये वो केस था सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया। जो 5 जजेस बेंच है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उसके माध्यम से डिसाइड किया गया कि ट्रिपल तलाक अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है और ये आर्टिकल नंबर 14 और 15 दोनों का वोलेशन करता है, 14-15 दोनों का वोलेशन करता है। और अपने आप में ये कोई परंपरा नहीं, ये कोई ऐसी परंपरा नहीं है जो एक तरह से आपने साफ कर दिया कि ट्रिपल तलाक का कोई पोर्शन जो है वो कुरान के अंतर्गत नहीं मिलता है और ट्रिपल तलाक अगर कोई देता है तो उसे एक ही तलाक के रूप में माना जाए। इसका मतलब साफ है कि प्रॉपर तरीके से आपने साफ कर दिया कि अब ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है। नॉर्मली ट्रिपल तलाक का जो पोर्शन है वो आप जानते हैं कि हनफी लोगों में पाया जाता है और जो हनफी लोग हैं वो जो एशिया का जो पोर्शन है जिसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो एशिया के जो एक तरह से कंट्री हैं उनके अंतर्गत जो है हनफी लोग पाए जाते हैं, जो इमाम अबू हनीफा को मानने वाले हैं, वो जो है इसे फॉलो करते हैं, ट्रिपल तलाक को फॉलो करते थे। इसे जो है वर्तमान समय में असंवैधानिक कर दिया गया और वर्ष 2017 में सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के माध्यम से कहा गया कि अब ट्रिपल तलाक असंवैधानिक है, कोई ट्रिपल तलाक, तीन तलाक का पोर्शन नहीं चलेगा। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में तलाक को असंवैधानिक नहीं किया गया है, केवल ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक किया गया है। तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत जो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत एक पार्ट हैं वो वैलिड हैं, तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत तलाक के एहसन और हसन ये दोनों वैलिड हैं, जबकि तलाकुल जो बिद्दत था ये वाला पोर्शन केवल, जिसे आप जो है तलाकुल बिद्दत कहते हैं, जिसे आप जो है ट्रिपल तलाक कहते हैं, ये वाला पोर्शन केवल असंवैधानिक किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि तलाकुल सुन्नत वैलिड है, लेकिन तलाकुल बिद्दत जिसमें जो है ट्रिपल तलाक है, इसे सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2017 से संवैधानिक बेंच के माध्यम से असंवैधानिक कर दिया गया। अब ये अवैध है और जो है ये किसी प्रकार से कहा गया कि इस्लामिक विधि का ये पार्ट नहीं है। 5वां और लास्ट लेटेस्ट केस जिसका नाम है यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 2018, इसके माध्यम से, जिसे आप सबरीमाला केस के नाम से जानते हैं, और ये वो केस था जिसमें आपने कहा कि जो लॉर्ड अयप्पा के जो भक्त हैं वो भी अपने आप में हिंदू जो रिलीजन है, जो हिंदू हैं, उसका पार्ट हैं। इसका मतलब साफ है कि लॉर्ड अयप्पा कोई अलग नहीं है, क्योंकि हिंदू लॉ के अंतर्गत हिंदू मैरिज एक्ट हो, चाहे हिंदू सक्सेशन एक्ट हो, चाहे हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट हो, सभी में हिंदू के अंतर्गत जो है आपने जब किसी भी जो है मत को मानने वाले जो भी हैं वो सबको हिंदू के अंतर्गत ही शामिल किया गया। तो एक तो बात यह कि लॉर्ड अयप्पा के जो भक्त हैं वो भी हिंदू कैटेगरी के अंतर्गत शामिल हैं, वो भी हिंदू होंगे। और जो उन्होंने कहा कि एक सबरीमाला केस के नाम से जाना जा रहा है जो मंदिर है, यहां पर एक बड़ा जो है विवाद ये था कि लॉर्ड अयप्पा के भक्त जो है वो सबरीमाला केस के माध्यम से जो है जाना गया कि टेंपल के अंतर्गत वुमेन्स की एंट्री को बंद किया हुआ था, उन वुमेन्स की जिनकी वजह से जो है वो मंदिर के अंतर्गत जो है वो प्योरिटी समाप्त हो सकती है। ये कहा गया कि देखिए जो वुमन है उसके लिए आपने कहा कि 10 ईयर से जो बिलो एज की है, जो कम एज की है, जो माइनर गर्ल है, जो 10 वर्ष से कम आयु की महिला है, वो जो है वो मंदिर में प्रवेश कर सकती थी। और जो 50 वर्ष से अधिक आयु की महिला है वो भी मंदिर में प्रवेश कर सकती थी। लेकिन 10 वर्ष से 50 वर्ष के मध्य की जो महिला है वो मंदिर के अंतर्गत प्रवेश नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसका रीजन ये था कि उससे जो है महिला के अंतर्गत जो प्रोक्रिएशन है, जो संतान उत्पत्ति की एक प्रक्रिया है, उसमें एक पीरियड सिस्टम है जिसकी वजह से जो है वो
पूरे हमेशा जो है प्योरिटी शुद्धता में नहीं होती है। कई बार वो पीरियड में होने की वजह से जो है अशुद्ध के रूप में जो है मानी जाती है, और जिस वजह से अगर वो उस पीरियड के दौरान में जो है अगर वो अंदर आ जाती है, मंदिर के अंदर जाती है, तो उसे अशुद्ध माना जा सकता था। तो यहां पर आपने साफ कर दिया, ये एक बड़ा रीजन था कि एक समय रखा है कि 10 वर्ष से पहले वो जो पीरियड्स वाला जो सिस्टम है वो प्रारंभ नहीं होगा, प्रोक्रिएशन संतान की उत्पत्ति वाला प्रक्रिया प्रारंभ नहीं होती है, इसलिए वो प्रॉपर तरीके से एंट्री कर सकती है, मंदिर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और 50 वर्ष से ऊपर की महिला भी जो है वो एंट्री कर सकती थी। लेकिन ये जो है इस केस में जो है चैलेंज किया गया, यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अपहेल्ड किया कि ये आर्टिकल नंबर जो है 14-15 का वोलेशन है, और ये अपने आप में हर एक महिला को यह अधिकार है कि वो मंदिर में प्रवेश कर सकती है, वो चाहे किसी भी आयु की हो, उसे जो है आप नहीं रोक सकते हैं, उसे जो है नहीं रोका जा सकता है। तो ये वो केस था जिसे आप सबरीमाला केस के नाम से जानते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी आयु की महिला को मंदिर में जाने का प्रवेश जो है प्राप्त हुआ, और ये केस था यंग लॉयर्स एसोसिएशन वर्सेस जो है स्टेट ऑफ केरला 2018। थैंक यू।